कल के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था? देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कस किया था वो टू सक्सेसिव इंक्रीज पे बात कर रहे थे। टू सक्सेसिव इंक्रीज पे, जैसे टू सक्सेसिव इंक्रीज कहने का मतलब दो क्रमागत वृद्धि हो। दो क्रमागत वृद्धि मीन्स कि यदि किसी व्यक्ति की आय में पहली बार 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके आय में फिर से 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताए कि उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। लिखिए तो, यदि किसी व्यक्ति की आय में लिखिए, क्वेश्चन बोल रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति की आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है, यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि होती है, यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले वर्ष में या प्रथम वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि होती है, 16.2/3% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो बताएं कि 2 वर्षों के बाद कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताएं कि 2 वर्षों के बाद कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताए कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें ऐसा फोटो लगा देते हैं जो लगता है कि हाँ, उसको चेंज करिएगा। देखता हूँ। क्या हो रहा है? 2 बार वृद्धि हो रही है। कल के क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे ना कि 2 बार वृद्धि हो रही थी। एक बार 10% की वृद्धि हुई थी, दूसरी बार भी 10% की वृद्धि हुई थी, और इसके लिए मैंने 3-4 मेथड आपको बताया था। 10% की वृद्धि होगी दोनों बार, तो मैंने कई फॉर्मूला और कई सारे ट्रिक्स भी बताए थे। लेकिन आपको जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 16.2/3% और 11.1/9% की बात की जाए, तो आपको वह ट्रिक, वह फॉर्मूला काम करना बंद कर जाएगा। उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वो एक लिमिटेड मतलब क्वेश्चन तक ही वो काम कर पाएगा। तो मैंने आपको एक अंततः लास्ट जो तरीका बताया था, अब उसी तरीके पे काम करनी है, उसी मेथड से सॉल्व करना है। आपको वही सीखने की जरूरत है। क्या बोले? आएगा, देखते हैं, बताएंगे तब ना बताएंगे। अब हमको भी आंसर थोड़े ही याद है। एनीवे, आइए देखिए, अब लिखना बंद कीजिए, अब समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला कि यदि किसी व्यक्ति की आय में, हमको पता नहीं है कि उसकी आय कितनी है, आपकी आय कितनी है, कुछ पता नहीं है, लेकिन यह पता चला कि 16.2/3% की वृद्धि होती है, और वो पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में 16/2/3% की वृद्धि होती है। इंक्रीज कर रहा है, साइन ऐसा कर देते हैं, 16/2/3% की वृद्धि होती है। अब हमको कुछ नहीं पता, केवल इतना पता है कि वृद्धि होती है। कुछ नहीं पता, केवल इतना पता है कि वृद्धि होती है। तो कल के क्लास में क्या बताया था मैंने कि वृद्धि होती है, तो क्या कल बताए थे ना, इंक्रीज्ड बाई, इंग्लिश में लिखे थे, क्या लिखे थे इसको? इंक्रीज्ड बाई, और हिंदी में लिखे थे वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। अगर ये 2 लाइन आपको दिख गया, यह एक लाइन आपको दिख गया, तो 16.2/3% से क्या निकल कर सामने आएगा? तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रैक्शन की।
सबसे पहले इसकी बात करेंगे फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 16.2/3%। क्या अब पूरा एक्सप्लेन करके बताने की जरूरत है? 16×3 = 48, 2 50/3 परसेंटेज हटेगा तो बटा 100, इतना कुछ लिखने और करने की जरूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे क्या 1/6। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल वैल्यू। डिनोमिनेटर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? मूल वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू को। तो यहाँ 6 ओरिजिनल में आपकी सैलरी थी, 6 क्या थी? ओरिजिनल में सैलरी थी। और वृद्धि होती है कितने से? वृद्धि कितने से होती है? 1 से। जो कुछ भी लिखा गया होता है वह किसके बारे में लिखा गया होता है? न्यूमरेटर के बारे में लिखा गया होता है। वृद्धि होती है तो न्यूमरेटर से डिक्रीज करता है, तो भी जो न्यूमरेटर होगा वहीं से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ वृद्धि की बात कर रही है तो 6 में 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 7। मतलब उसकी एक्चुअल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी, पहले की सैलरी सब था कितना? 6। 1 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बोलिए समझ पा रहे हैं इसकी? और फिर यही लाइन दूसरे लाइन में, फिर यही क्वेश्चन में दूसरा लाइन क्या कहता है कि फिर दूसरे वर्ष में क्या होता है? वृद्धि होता है। कितने प्रतिशत की? 20% की। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? कितनी? 1/5। तो 1/5 में ओरिजिनल होगा 5 का, इंक्रीज करेगा कितना से? 1 से। तो हो जाएगा कितना? 6। बोलिए यही ना बात थी? ये है आपकी ओरिजिनल सैलरी OS, और ये है आपकी फाइनल सैलरी, ठीक ना? अब क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 5 कितना होता है? 30। 2 साल की समाप्ति पर आपके पास आपकी जो सैलरी है वो 30 रुपीज की हो गई है। और 2 साल के स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो 30 रुपीज हो गई है। और जो अंत है 2 साल के अंत में वो सैलरी कितनी हो गई? 7 छक 42, 42 रुपीज हो गई। स्टार्टिंग में सैलरी थी 30 रुपए, अब सैलरी हो गई 42 रुपए। सैलरी बढ़ा कि घटा? कितना से? 12 से। इसका मतलब 12 से इंक्रीज किया। लेकिन आपके एग्जाम के क्वेश्चन में, मतलब आपके क्वेश्चन में अंत में पूछा गया है कि बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या पूछा गया है? प्रतिशत की वृद्धि पूछी गई है। तो प्रतिशत किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? जो ओरिजिनल सैलरी थी उसी के रेस्पेक्ट में ना निकालनी है। तो ओरिजिनल में था कितना रुपया? 30 रुपया। परसेंटेज लाने के लिए कितना से गुना? तो कर दीजिए इसको 100 से गुना। प्रतिशत लाने के लिए 0 से 0 कटेगा, 3 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4 × 10 बराबर कितना? 40% की वृद्धि हो गई। बोलिए ऐसा समझ में आया या नहीं? मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी कई तरीके बताए थे, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था x + y + xy/100। अगर आप इस फॉर्मूला से बनाना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि ये 16.2/3% आपको इतना परेशान कर दिया कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा या काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, ठीक ना? तो आप बात मानिए, इस मेथड का यूज करिए। और ये मेथड नॉट ओनली, मतलब पूरा का पूरा अरिथमेटिक आपको इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करते हुए आपको आगे लेकर चलूंगा, ठीक है? फिलहाल आप इसको नोट करिए और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, इसको और आसान कर दे, इससे भी आसान, इसको और भी आसान बना दे। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक बार देखिएगा, थोड़ा रेड पेन का यूज कर लिया जाए। आइए देखिए, बोर्ड पे लिखना बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। मेरा मन कहता है कि थोड़ा इसमें से मिटा भी दे क्या ना, दूसरा पेज ले ले। अच्छा पहले छाप लीजिए, ठीक है। अब समय है छापने वाला, अब तो डिजिटल मोड आ गया हुआ है, बस मोबाइल उठाइए, फोटो क्लिक करिए, बात खत्म।
नोट कर चुके हैं। अब एक बात देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको ना यहाँ तक मिटाते हैं। देखिए एक बार ध्यान से सुनिए, देखिएगा आपने ये देखा कि आपने अननेसेसरी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो सभी समझ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, फालतू के एक बार आप मल्टीप्लाई करने में अपना समय बिताते हैं और फिर दूसरी बार उसी को काटने में, मतलब डिवाइड करने में फिर से एक बार समय लगता है। तो व्हाई नॉट इस 6 से इस 6 को हम यहीं कैंसिल कर दें। अब आपके पास बचा कितना, 5, 5 से बढ़ के कितना, अब आपकी सैलरी थी 5 रुपए, बढ़ के हो गई 7 रुपए, कितनी बढ़ी, कितना से, तो 2/5। और हम जानते हैं कि 1/5 की वैल्यू 20% होती है, तो 2/5 की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 की वैल्यू 20%, तो 2/5 की वैल्यू कितनी, बोलिए कोई कैलकुलेशन है। मैंने बार बार कहा ना कि मैथमेटिक्स में जब आपको अधिक कैलकुलेशन नजर आने लगे तो समझ जाइए कि आपके रास्ते गलत हैं। मैथमेटिक्स में जब कभी भी आपको मैथ्स बनाने का मन न करे तो समझ जाइए कि रास्ते गलत हैं। इसलिए मैथमेटिक्स काफ़ी आसान है अगर आप आसान तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो 2/5 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दें 40%। अगर डायरेक्ट ना लिखते हैं तो क्या करेंगे, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इस 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से यह कटा, 20 दूना 40, बोलिए होगा क्या, है कि नहीं आसान मैथमेटिक्स, नहीं। कुछ लोग तो ऐसे सोच में पड़ गए हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। अरे इतना आसान चीज है, फिर इसमें क्या सोचना, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, पढ़िए, बहुत आसान है, सच बोलता हूँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो निश्चित रूप से आसान है। एक बात और भी है कि अगर देखिए इंसान 2 तरह के होते हैं, एक कैलकुलेटिव होता है और एक रटंत विद्या वाले होते हैं। जो कैलकुलेटिव होता है उसकी रटंत विद्या अच्छी नहीं होती, जो रटंत होता है उसकी कैलकुलेटिव अच्छी नहीं होती है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा वो रट नहीं पाएगा, वो बाबर आया खाना खाया वो देखते रह जाएगा, नहीं कर पाता है। एनीवे आइए, फिर भी हम लोगों को क्या करना है कि अगर एग्जामिनेशन को पास करना है तो एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट को एवरेज करना पड़ेगा, आपको 5 सब्जेक्ट को एवरेज बनाना पड़ेगा और किसी 2 सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम को कैंसिल मतलब क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो बाकी फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा जिंदगी। आइए तो फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन देता हूं। सब कुछ डिजिट सेम रहेगा और मैं केवल डिजिट थोड़ा बदलूंगा और फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज को बदलूंगा, बट बनाने का तरीका वही होगा। आइए लिखिए क्वेश्चन। किसी आयत की 1 मिनट रुकिए तो देखते हैं, लिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि कहीं लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 मैं लिखा देता, फिर भी देखा कि सामने आप नोट भी कर लेंगे।
कल भी क्लास होगी क्या आप लोगों की संडे को? बनाइए अपना। बहुत देर कर दी है आप लोग। नहीं, जिनका बन गया वो तो गुड, जिनका नहीं बना वो वेरी गुड, लेकिन वेरी गुड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वेरी गुड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और फिर क्यों दिक्कतें आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखिए अगर इस क्वेश्चन के बेसिक पे जाएंगे, अगर इस क्वेश्चन के बेसिक पे जाएंगे, आइए चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बेसिक में जाते हैं तो यही ना है रेक्टेंगल, मतलब ऐसा ही कुछ होता है रेक्टेंगल, आयत जिसको कहते हैं हिंदी में। और इसमें क्या क्या बातें होती हैं? आयत में लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होती? ये इतनी सारी बातें आप सभी को पता है पहले से। अब अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? एक बार आप लेंथ को मान लीजिए 100 और ब्रेथ को मान लीजिए 10, तो एरिया कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट मानेंगे उसी यूनिट में हम बात करेंगे, 1000 मीटर स्क्वायर, ऐसा होगा। फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि लेंथ में 37 होल 1/2% की वृद्धि कर दी जाए। अब आप सिंपल देख पा रहे हैं कि 100 में 37.1/2% का वृद्धि करना मतलब 137.1/2 हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होता जा रहा है। ये क्वेश्चन, ये मेथड तब आसान होता जब अगर लेंथ में हम 20% की वृद्धि करते और ब्रेथ में भी 10% की वृद्धि कर देते। अगर ऐसा करते तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता, इस तरीके से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते। लेकिन जैसे ही ये जो परसेंटेज वैल्यू है वो पॉइंट में दे दे, डेसिमल में दे दे या फ्रैक्शन में दे दे, तब आपके लिए ये मेथड प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। यही मेथड नहीं, अगर आपके पास यह वाला भी मेथड होता x + y + xy/100, तो 20 और 10 पे तो बड़ी आसानी से बन जाता। लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चन दिया हूं उसको बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, प्रॉब्लमेटिक हो जाते काफ़ी। ये अगर ऐसे बनाना होता तो क्या करते? 100 से बढ़ा 20%, तो कितना हो गया? न्यू लेंथ हो गया कितना? 120। और न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा? 10 का 10%, कितना? 1। 10 का 10% 1, और 10 में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाता? 11। यहाँ 120 है, यहाँ 11 है।
अब 120 मीटर को गुना करना है कितना से? 11 मीटर से। तो 120 गुने 11 कितना होता है? 12 गुने 11 कितना होता है? तो 12 दहा 120 और कितना? 12 और 132। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो ना, ऐसे लिख दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो गया? 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले था आपका जो एरिया वह 1000 मीटर स्क्वायर था, अब जो एरिया हो गया वह 1320 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना बढ़ गया? 320 मीटर बढ़ गया। 320 मीटर बढ़ गया कितना से? 1000 से। तो डिवाइडेड बाई 1000। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करना होता है? परसेंटेज लाने के लिए क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो कर लीजिए 100 से गुना, 00 से 00, इस 0 से इस 0, कितना परसेंट? 32%। चूंकि पॉजिटिव साइन है इसलिए क्या होगा? बढ़ा है इसलिए बढ़ेगा यह भी। एक तरीका आपके पास यह था। दूसरा क्या करते हैं? ये वाले मेथड का यूज करते हैं। 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुने 10/100। 0 0 0 0 कैंसिल हुआ कितना? 20 और 10 30, और यहाँ कितना बचा है? 2। तो कितना परसेंट? 32%। यहाँ भी पॉजिटिव साइन यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंक्रीज करेगा। लेकिन ये सारे जो मेथड्स हैं, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ जो मतलब पूर्णांक में नंबर रहेगा, जो पूर्णांक नंबर दिया गया रहेगा उस पर यह लागू होगा। लागू उस पर भी होगा, लेकिन जैसे ही आप फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर यह मेथड से काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। अब आइए हम लोग अपने मेथड की बात करते हैं। अगर एक बार जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए उसी पर बात करें, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी? 1/5। मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितने की? 5 की। 1 बढ़ा तो कितना? 6। दूसरा कितना? 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी? ओरिजिनल में 10, 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 11। कुछ कटने वाला है क्या? बहुत कोई फायदा नहीं होगा। 10 गुने 5 कितना? 11 गुने 6 कितना? 50 से बढ़ के 66 कितना बढ़ा? तब 50 में 16 है तो 100 में कितना हो जाएगा? 32%। और नहीं तो 16 आया कितना से बढ़ के? 50 से। तो प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। 50 से 2 बार में कटा तो कितना परसेंट? 32%। ये तरीका था। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन एक्चुअल में आपको दिया गया था। साइलेंट करिए। यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि हो जाए तथा इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए। अच्छा, इसमें क्या था? एक में वृद्धि और एक में कमी। एक में वृद्धि और दूसरे में कमी की बात करता है। लीजिए 37.1/2% की फ्रैक्शन कितनी आई? 37.1/2% की वैल्यू कहाँ गया? इसका पेन नहीं चल रहा। 37 होल 1/2% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 3/8। बोलिए कुछ बताने की जरूरत है? 37 दूना 74 और एक 75/2, 100 करेंगे। 75 से 3 बार में कटेगा, इधर 4 बार में कटेगा। नीचे में 4 दूना 8, ऊपर में 3, तो 3/8 हो गया। इसका मतलब, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? वृद्धि हो जाए। इसका मतलब ओरिजिनल में कितना होना चाहिए? ओरिजिनल में 8 यूनिट होगा। ओरिजिनल लेंथ 8 की, 3 की वृद्धि हो गई तो कितने की? 11 की। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर दूसरी बात करते हैं, 20% की कमी हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन कितनी? बोलिए 1/5। ओरिजिनल में 5 की कमी हो रही है। कमी हो रही है तो क्या लिखेंगे? 4। कमी हो रही है तो 5 में 1 घटा देंगे तो 4। अब देखिए इस 4 से इसको काट दीजिए ना यहीं पे 2 बार में। 5 गुने 2 कितना होता है? 10। और यहाँ कितना? तो 10 से 11 का होना कितना बढ़ना? 1 बढ़ना। 10 से 11 का होना 1 बढ़ना। 1 बढ़ा कितना से? 10 से। 1 बढ़ा कितना से? 10 से। तो 1/10 की ऐसे भी हम जानते हैं 10% वैल्यू होता है। 1/10 की प्रतिशत वैल्यू 10%। अगर ना जानते हैं तो 100 से गुना कर लीजिए। 0 से 0 कटा कितना परसेंट? 10%। बोलिए क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया? और मैं बार बार कह रहा हूं कि यही मेथड हर क्वेश्चन पे लागू होगा। किसी क्वेश्चन में मैं x को याद नहीं करूंगा, किसी क्वेश्चन में x मानने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा।
ठीक है, जल्दी नोट करिए। पीछे वाला भी नोट करिएगा क्या? ला दे स्क्रीन। सबसे आसान क्या? मैथ्स? अच्छा, मेथड आसान लग रहा है। अच्छा, मैथ्स आसान है पहले से कि अब? अच्छा, एक डेढ़ साल गड़बड़ हो गया था। ठीक है। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है बताइए। तब भी वही आएगा, कट नहीं करेंगे तब भी वही आएगा। देखिए ना, 8 पचे कितना? 40। 11 गुने 4 कितना? 44। 40 से बढ़ के 44 कितना हुआ? 4। कितना से? 40 से। परसेंटेज लाने के लिए कितना से गुना? 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 4 से 4 कटा, बचा कितना? लीजिए ना, मैथमेटिक्स गोल है, मैं बार बार कहता हूं। कैसे भी बनाइए, अगर प्रोसेस सही होगा तो आंसर सही होंगे। क्या बोल ही लीजिए। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन का केवल लैंग्वेज बदलेगा। मैं बार बार, अच्छा थोड़ा प्रीवियस नोट नहीं ना करना था? किसी को भी नोट करना हो तो बताएंगे, पीछे का स्क्रीन ला दूंगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन का केवल क्या बदलेगा? लैंग्वेज बदलेगा, क्वेश्चन के बनाने के तरीके नहीं बदलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 86 ट्राई करिए तो सभी लोग। जिनका भी बन जाएगा वो आंसर बोलेंगे नहीं, इंडिकेट करेंगे, मैं आके कॉपी चेक कर लूंगा। गुड। सही है, इसका सही है, सॉल्व करिए उसको।
ठीक, कोशिश कर रहे हैं। कब तक कोशिश कीजिएगा? बहुत टाइम हो गया। कहाँ गलती की है? 57 होल 1/7 को गुना क्यों कर दिए 16.2/3 से? तो ये कितना आया? 57 होल 1/7 का आप निकाले तो ये तो गलत, यहीं गलती कर गए आप। ठीक है, सही। तो यहीं काट दीजिए ना, 7 से 7 खत्म, 6 से 11, 5 बढ़ा कितना से 6 से 1/6 का मतलब 16.2/3, तो 5 गुना कर देना है, तो 16 85 3 83.1/3। कोई कैलकुलेशन नहीं बचनेगा। बिल्कुल सही है, गुड। क्या दिक्कत? कुछ कहना था शायद आपको। ठीक तो लिखे हैं, 42 तो सही लिखे हैं, 11 से 77 सही लिखे हैं। अच्छा, नहीं ये बोल रहे थे कि कुछ कहना है शायद आपको। नहीं बोलिए, आ गया हूँ सुनने के लिए यहाँ तक। क्वेश्चन कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? अच्छा, ये बोल रहे थे हम, क्या कि नहीं चेंज कर लिया। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कंसेप्ट सही है, क्या ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, एक बार आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैंने TRE 1 को पढ़ाया था और TRE 1 में सबसे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो लड़ा था वो मैथमेटिक्स का ही लड़ा था। बाकी मतलब ठीक है, जीके जीएस को लड़ना चाहिए था, लेकिन जीके जीएस उस तरह से सेट नहीं कर पाया था जितना अच्छा मैथ्स का सेट किया था। मेरा जो PDF है उससे एक बार मिलाइएगा कि TRE 1 में जो क्वेश्चन पूछा है, जो 2 में क्वेश्चन पूछा है, क्या वो क्वेश्चन इस PDF से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है दैट मीन्स कि आप मिला लीजिए। अच्छा, जब मिलाए हो तो फिर झूठ बोल रहा है ना। क्या? कौन से लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? अच्छा, पुनाई चेक से आते हैं क्या? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखे हुए मेरे बारे में भाई। अब तो डर के चलना पड़ेगा हमको। आइए, चलिए देखिए कितने लोगों ने बना लिया ईमानदारी से। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर वही बात है, जो बना लिए वो गुड, जो नहीं बनाए वो हाँ। तो वेरी गुड वाले बोर्ड पे फिर से ध्यान देंगे। वेरी गुड वालों में आप भी शामिल हैं। मैथ्स कमजोर है या था? अब है नहीं, अब उसको चेंज करिए। अब देखिए, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि लैंग्वेज कुछ भी बदले, करना वही है, बस 2 वर्ड ढूंढना है। क्या क्या ढूंढना है? तो देखिए, तो यदि सिनेमा टिकट की बिक्री में 57.1/2% की वृद्धि हो जाए, क्या लिखा हुआ है? कहीं वृद्धि वर्ड लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? वृद्धि हो जाए, 57.1/2% की वृद्धि हो जाए, यही बात ना लिखा हुआ है। मीन्स कि इंक्रीज वाला सेंस आ रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज वाली बातें हो रही है। तो 57.1/7% की वृद्धि हो जाए तथा टिकट के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन होगा। पहले सिंपल सवाल समझिए कि आप मूवी देखने अगर जाते हैं, सिनेपॉलिस गए, एक टिकट खरीदे तो कितना दिए? 350 रुपया। 2 टिकट खरीदेंगे तो कितना देंगे? 700 रुपये। 4 टिकट खरीदेंगे तो कितना देंगे? 1400 रुपये। इसका मतलब कि जो सिनेमा हॉल का मालिक है उसको आपके तरफ से 1400 रुपये की प्राप्ति हो रही है। मतलब जो टोटल रेवेन्यू, जो टोटल राजस्व की बात हो रही है, जो टोटल कलेक्शन उसके पास आ रहे हैं, वो कितने की आ रहे हैं? 1400 रुपये के। इस 1400 रुपये में क्या हो रहा है? आप लोग 4 आदमी टिकट देखने, मूवी देखने जा रहे हैं, 4 टिकट परचेज किए हैं, 350 रुपये के रेट से 4 टिकट खरीदा तो कुल राजस्व की प्राप्ति 1400 रुपये की हो गई। बोलिए, ये तो डे टू डे लाइफ की घटना है। डे टू डे लाइफ में नहीं, लेकिन सप्ताह में, महीने में एक आध बार तो जाते ही है ना। तो मतलब ये आपके जीवन में घटित होने वाली
घटनाएं हैं। जो आप काम करते हैं वही काम अब मैथमेटिक्स में करना है, बोर्ड पे करना है, वही काम अब आपको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये अब सीखने की जरूरत है। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि 57.1/7% फ्रैक्शन निकालना है। क्या करेंगे? देखिए अभी कुछ लोगों को फ्रैक्शन के निकालने में प्रॉब्लम है, जैसे कि इनका प्रॉब्लम था कि ये 57.1/7 नहीं निकाल पाई। देखिए जिसने कि ये सर हम उसके फूटे करम, इसलिए शर्म नहीं करना है कि हमको नहीं आता है तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं आता है तो एकदम पूछेंगे कि सर बताइए, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे हम नहीं। तो किसी भी कीमत पे समझना है पहले। तो 57.1/7% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना था? 57 को 7 से गुना करना था। तो गुना करिए, 7 7 49, और ये ऊपर वाले एक को जोड़ना होता है ना, तो 49 1 50 का जीरो हाथ में कितना 5, 7 5 35 और 5 40, डिवाइडेड बाई कितना 7, और परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100, खत्म हो गया 00 से 00। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 4/7। इसका मतलब यह हो गया 4/7 मतलब 7 ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या ये दिया है? टिकट की बिक्री में। यह क्या बात कर रहा है? टिकट की बिक्री में, मतलब टिकट की संख्या में बात कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में 7 टिकट बिकता था। स्टार्टिंग में कितने टिकट बिकते थे? 7 टिकट बिका करते थे स्टार्टिंग में, 7 टिकट स्टार्टिंग में बिका करते थे। लेकिन किसी नई मूवी के आने के कारण टिकट की बिक्री में वृद्धि हो गई है, और अब कितना ज्यादा टिकट बिक रहा है? 4। तो अब 7 में 4 टिकट ज्यादा, तो कितना टिकट अब बिकने लगा? 11 टिकट बिक रहा है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? इस लाइन को समझे कि नहीं समझे सभी लोग? पहले 7 टिकट बिका करते थे, अब सिनेमा हॉल में कुछ नई मूवी के आने के कारण टिकट की संख्या में वृद्धि हो गई, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 57.1/7% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण अब 4 टिकट अधिक बिकने लगे। 7 और 4 अधिक, तो 7 और 4 अब 11 टिकट बिक रहे हैं। यह टिकटों की संख्या है। यह क्या है? टिकटों की संख्या है। लेकिन आगे चल के फिर प्राइस की भी बात करता है। क्या बोला? कि तथा टिकट के मूल्य में, यह बात किसकी कर रहा है? प्राइस की बात कर रहा है। कितने प्रतिशत की वृद्धि? 16.2/3% की वृद्धि। अब 16.2/3% इतनी बार आपने यूज कर लिया है कि इसकी फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बता दीजिए 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी? बोलिए 1/6। तो 6, इसका मतलब पहले टिकट 6 रुपए पर टिकट बिका करता था। इसका मतलब क्या? स्टार्टिंग में नई मूवी के आने से पहले 6 रुपए पर टिकट बिका करते थे। अब जब नई मूवी आ गई है तो टिकट के प्राइस में भी वृद्धि हो गई है, और टिकट के प्राइस में कितने रुपए की वृद्धि हुई? 1 रुपए की। तो अब टिकट की प्राइस कैसे हो गए? 7 रुपए। अब बताओ कि यह ऊपर वाला टिकटों की संख्या है और यह टिकटों की मूल्य है। टिकटों की मूल्य है नहीं, तो टिकटों की मूल्य है, ऐसा होगा। तो क्या करेंगे? अब देखिए 7 रुपए में 6 टिकट, तो 7 6 42 रुपए रेवेन्यू प्राप्त हुए। अभी ना रेवेन्यू के बारे में बताएं तो 7 6 42 रुपए की रेवेन्यू प्राप्त हो गई, और अब नए में 11 7 77 रुपए की रेवेन्यू प्राप्त हो रही है। तो 42 और 77 को आपस में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा ना। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर देना चाहिए। इस 7 से 7 को कैंसिल कर देना चाहिए। तो यहां बच गया 6 और यहां बच गया कितना? 11। अब पहले जो राजस्व की प्राप्ति होती थी वो 6 रुपए की होती थी। अब जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है वो कितने की हो रही है? 11 रुपए की हो रही है। तो 6 से 11 कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 5। कितने से? 6 से। इसी 5/6 की ना परसेंटेज वैल्यू चाहिए हमको, इसी 5/6 की परसेंटेज वैल्यू चाहिए। और 5/6 की प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए कितना से गुना करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कर दीजिए × 100। एक तो तरीका ऐसा है, और दूसरा तरीका क्या है? करिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 83 होल 1/3% होगा। एक तरीका ऐसा है कि आप मल्टीप्लाई करिए, तो 500/6 को भाग दीजिएगा। जिसे भाग दिए हैं बहुत लोगों की कॉपी मैंने चेक किया, तो वो लोगों को मैंने देखा कि वो ऐसे डिवाइड कर रहे थे, 500 को 6 से भाग दे रहे थे, ऐसा कर रहे थे। नहीं, बोलिए आप भी ऐसा ही किए हैं? देखा हूं मैंने, आपने 500/6 और भाग दे रहे थे। अब देखिए क्या करना है, इतना कुछ नहीं करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सो समझेंगे। आप देखिए कि 5/6 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 1/6 के मल्टीपल में है, कहीं ना कहीं 1/6 के मल्टीपल में है। तो 1/6 की वैल्यू 16.2/3% है। बोलिए ऐसा है?
तो 5/6 इस 1/6 का कितना गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दे तो हो जाएगा। तो 16 पचे 80, 16 पचे 5 दूना 10/3%। अच्छा, इस 10/3% को 3.1/3% लिख सकते हैं क्या? तो 3.1/3% 80 में जुट जाएगा। तो 80 में 3.1/3% ऐड हुआ तो क्या 83.1/3% नहीं होगा? तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। समझ में आया तो इसको बनाइए, अगर ये समझ में आया तो इसको बनाइए, अगर दोनों में कोई समझ में ना आए तो किसी को मत बनाइए। जय बजरंगबली। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 ही था, गड़बड़ा जाता। किसको अब क्या बनाना है? 500/6। 500/6 तो यही ना करना है। 500/6 भाग देंगे, 8 6 48, 49 50 20, 6 से 3 बार में 18, फिर 2 हो गया 83.2/6। 83.2/6 को आप क्या लिखेंगे? 2/6 को कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 83.1/3%। बोलो, हमसे बोलो ना, क्या दिक्कत है? सात से 11 कैसे हुआ? कल नहीं थे क्या क्लास में? 4 दिन से गायब हो। आपके पता है, हम लोग ना आज पिछले 10 साल से इन चीज़ों को समझ रहे हैं। सामने में कहोगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पीछे में क्या बोलते हो हमको भी पता है। हाँ बिल्कुल। देखो, तुम आज थोड़ी बताओगे, ये 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मुझे जानते हो, नींद में भी पढ़ा के चला जाता हूँ, नींद भी में भी रहता हूँ तब भी पढ़ा के निकल जाता हूँ। और तुमको फ़र्क नहीं महसूस होगा कि हाँ सर का क्या मतलब है। जानते हो, दुनिया का हर प्रॉब्लम हम लोग इस पोडियम पे आने के बाद भूल जाते हैं। कुछ भी हो, बाहर में आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत खुश हैं तब भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बहुत दुखी हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा इंस्टीट्यूट आप लोग को मिल गया होगा शायद, वो हैंडबिल वगैरह मिला होगा मेरे यहाँ का। नहीं मिला है? कोई नहीं, मिल जाएगा, बंटवा देंगे, ठीक ना। कल के डेट में कोई नाम पूछ रहा है, आज कोई मिलने का पता पूछ रहा है तो कोई नहीं, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बस एक हैंडबिल में मिल जाएगा आपको। तो इसलिए ना, मतलब इन सभी चीज़ों के पीछे नहीं। हाँ, आप अपना देखिए, पढ़िए, प्रॉब्लम है पूछिए ज़रूर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो बैंक में हैं, बहुत सारे बच्चे एसएससी निकाले, बहुत सारे लोग बीपीआरओ बने, और सभी लोग कांटेक्ट में हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच बस इतना ही है, हम क्लासरूम तक हैं। कल शाम में यहीं से कल शाम में की बात बता रहा हूँ, एक लड़का 2018 में पढ़ा था और रोड चलते चलते अचानक सामने दिख गया, और जैसे ही वो दिखा मैंने उसको नॉक किया, बोला कि सर आप इतने दिनों के बाद मुझे पहचान लिए। मैंने बोला कि नाम तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि तुम किस हॉल में थे, कहाँ पढ़ते थे। वो केडी कैंपस का स्टूडेंट था, वहाँ पढ़ता था हमसे। फिर वो आया ऑफिस में मेरे, बैठा बहुत देर तक, जॉब में है, सिलेक्टेड है, अच्छी बात है। तो मुझे याद होता है, आज कितना दिन, 5 दिन आपका क्लास लिया हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मिनिमम आपको कम से कम अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए 100 आवर्स की आवश्यकता है। 100 घंटे मैथमेटिक्स चाहिए आपको एक अच्छे से, मतलब सीजीएल लेवल का मैथमेटिक्स सीखने के लिए। क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे टफ अगर कहीं आता है तो वो सीजीएल में आता है, बाकी ये सब की मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, बीपीएससी की मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। तो इतने आवर्स चाहिए, और उतने आवर्स पढ़ाने के लिए कम से कम आपसे तो 5-6 महीने कंटिन्यू मुलाकात होगी।
ठीक है, आपकी हमारी मुलाकात बहुत कम दिनों की होगी, लेकिन आज के 5 साल बाद भी आप कहीं मिलोगे तो फिर बस इतना ही याद नहीं होगा कि आपका नेम क्या था, लेकिन इतना ज़रूर याद होगा कि आपका बिहेवियर कैसा था, आपकी मैथमेटिक्स कैसी थी, आपका एक्टिविटी क्या था, ये सब याद रहती है। और एक टीचर में यही क्वालिटी, आप लोग भी टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर में ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पहचान सके, कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे। और भी बहुत सारा। मुझे आपके जॉब से एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात की होती है, मुझे अपने जॉब से सबसे ज़्यादा प्यार इसलिए है कि मेरा एक एक पैसा ईमानदारी का है। सबसे पहली बात, जितना मेहनत करता हूँ उतना पैसा मिलता है। अगर 15 मिनट ज़्यादा क्लास ले लूँ तो ना मिलेगा, और 15 मिनट कम लूँ तो कट भी जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरी पॉजिटिव बातें ये है कि आपको लाइफ में हमेशा सीखने को मिलेगा। पर डे कुछ ना कुछ, हर एक बच्चा आपको कुछ सिखा के जाएगा, हर एक स्टूडेंट्स कुछ सिखा के जाएगा। अगर किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई तब भी सिखा के जाएगा, और बहुत अच्छी दुश्मनी हो गई तब भी सिखा के जाएगा, लेकिन सीखने का हमेशा मौका मिलेगा। और यहाँ आप आते हैं क्लास लेने, ठीक है, चलिए आपकी बैचेज थोड़ी सी, मतलब आपके मैथमेटिक्स का लेवल उस लेवल में नहीं है कि उसके लिए फिर मुझे पढ़ के कुछ आना पड़े, लेकिन अगर आप कहीं भी क्लास लेने जा रहे हो तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा टीचर हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ के जाना चाहिए। डे टू डे लाइफ में या आज की क्या घटनाएं घट रही है उसके ऊपर भी आपको ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, और ज़रूर आपके पास नॉलेज वो होनी चाहिए। बिहार के अभी एक मतलब एक आर्द्र भूमि जो होता है, समझते हैं ना, वेटलैंड्स एरिया, तो बिहार के दो वेटलैंड्स एरिया को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अभी आज से मतलब कल का न्यूज है ये। तो वो कौन सा जगह है दो? हाँ बिल्कुल, लगता है साहब उधर से ही है क्या, ठीक ना। तो वहाँ के 2 डैम को, जो डैम बना, जो मतलब उसको बिहार के इसमें रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो देखिए, मतलब नॉलेज, मेरा कहना, मेरा एक एग्जाम्पल था कि नॉलेज को हमेशा इंक्रीज करते रहिए, हमेशा डे टू डे चीज़ों से आप रूबरू होते रहिए। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैथमेटिक्स वालों की लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती है, हमको उतना अच्छा बोलने नहीं आता है, इसलिए मतलब मैं उतना अच्छा से बोल के आपको नहीं समझा सकता हूँ। मैथमेटिक्स वाले कैलकुलेटिव होते हैं, लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इसलिए आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान ना दें। आइए हम लोग फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 86 में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना था, समझ गए थे सभी लोग? तो फिर बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, केवल क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलेगा, बनाने के तरीके नहीं बदलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 87। बताया हुआ क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, बिना पेन का बनना चाहिए। थिंक विदाउट इंक, सोचो बिना इंक का। पेन बंद करो, सब लिखना बंद करिए, पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। मैं भी मार्कर रख देता हूं, आप समझिए, बिना पेन का मान ही नहीं सकते हैं, बनाएंगे कलम से ही। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन में? जल के कर में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा इसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है। देखिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको भरमाने की कोशिश किया गया है। कर में वृद्धि हो जाती है, आपको तुरंत लगेगा कि टैक्स वाला क्वेश्चन आ गया, टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा। नहीं, कोई टैक्स वाला क्वेश्चन नहीं है। जल के कर में मतलब कि जल के प्राइस में, सीधा सीधा बात है। जल के कर में मतलब जल के प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 20% की वृद्धि। फिर उसके खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो बताइए कि उसके व्यय में वृद्धि अथवा कमी बताइए। तो याद करिए, अगर एक बताए थे ना कल के क्लास में कि 20% की कमी और 20% की वृद्धि, सेम क्वांटिटी की कमी और सेम की वृद्धि, तो क्या करेंगे? 20 x²/100 करेंगे ना। x²/100 मतलब 20 की स्क्वायर बाई 100, 20 की स्क्वायर 400, 400/100, 400/100 कितना? 4। तो 4% की डिक्रीज, 4% की कमी। तब बोलिए पेन उठाने की जरूरत है? अच्छा, ये मिला कि नहीं आप लोग को? पीडीएफ मिला कि नहीं? नहीं दिया जाए जी। अच्छा देखिए, कुछ नहीं, सुनिए, अब आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, समझिए ध्यान से। यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या पीछे में?
कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ, तो इस पर आप मैसेज करके ना पीडीएफ मांग लीजिएगा, इस पर मैसेज करके पीडीएफ मांग लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ क्यों, मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ कि मेरा फोटो नहीं ले सकते हो? चलिए, तो अब शुरू किया जाए। अब ये तो बन गया होगा, आगे बढ़िए। 87 के बाद आइए, तो फिर 87 बताने की अब जरूरत नहीं ना है। फिर देखिए 88 बन जाएगा ना, 10% बढ़ा दी जाए तथा इसकी खपत को 10% कम कर दी जाए। 10% बढ़ा, 10% घटा, 10% बढ़ा, 10% घटा, 1% डिक्रीज, 1% डिक्रीज। 88 के बाद 89, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 10% बढ़ा दिया जाए, फिर 10% कम कर दिया जाए। कल इस पर चर्चा किए थे ना कि पहले हो या बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम। 89 में क्या है, एक बार 10% बढ़ा दी जाए तथा बिक्री में 20% कम हो जाए तो कुल मासिक बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बस वही बात है, 10% बढ़ा, 20%। घर में ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा फिर बताऊंगा, ठीक ना? बन जाएगा, सभी लोग घर में देखिएगा इसको। अच्छा, ये बनाइएगा क्या 90 नंबर क्वेश्चन? बनाएंगे, थोड़ा सा भारी है। इसका कास्टिंग चला हुआ है मतलब नहीं बना, ट्राई करिए, देखिए कितना आसान होता है मैथमेटिक्स। लीजिए,
सर मुझे भी मैथ सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सभी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। पिंटू कुमार, अर्चना, कुंती कुमारी, आ रहा है साउंड आ रहा है, ठीक है। नब्बे नंबर क्वेश्चन फिर से समझाए। 91, अच्छा ठीक है बताता हूँ फिर से। मैं बता दूं, कितने लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया? गुड। अब बाकी सब लोग वेरी गुड है। देखो एक तुम ही गुड हो, बाकी सब वेरी गुड है। आइए देखिए, यदि भारत में किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी जाए, 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 तो सबसे पहली बात 10% की फ्रैक्शन कितनी? 1/10। तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा? बोलिए इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। वस्तु की खपत 200 टन से 225 टन हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? यही लाइन था ना। 220 से 225 है, कुछ मत करिए, इन दोनों का भी रेशियो निकाल दीजिए, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। 25 के पहाड़ा पढ़िए, 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225, यही ना होता है। 8 से बढ़ के कितना हो गया है? 9, यही ना हुआ है। 10 अट्ठे 11 नवा 80 से 99 कितना बढ़ा? 80 से 99 कितना बढ़ा? 19। कितना से? परसेंटेज के लिए गुना 100 करेंगे, 0 से 0 खत्म होगा। 5 दूना 10 तो 4 दूना 19, 5 95/4, मतलब 95 के आधा का आधा, 95 के आधा का आधा कितना होगा? 23.75 होगा क्या? 95 95/4, यही ना है। 4 दूना 8, 15, 4 तिहाई 12, 3.30 होगा तो 7 चौका 28, 2 20, 4 पचे 20, 23.75, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा बोलिए क्वेश्चन में कोई चेंजेस था क्या? थोड़ा भी चेंजेस था? बनाने के तरीके में कोई अंतर थे? आप बस केवल वो उतने बड़े डिजिट को देख के परेशान हो गए ना? नहीं, भारी भरकम डिजिट देख के आप डर गए। हारा वही जो लड़ा नहीं। देखे थे ना मूवी? अभी नहीं देखे थे? 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या? इसलिए लड़ना है, अंतिम समय तक लड़ना है। आइए नेक्स्ट देखें हम लोग। 92 सबका हो गया? चलिए बन जाएगा, वही बात है, 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। ट्राई करिएगा घर में। 92 के बाद आइए तो 93 कहाँ है?
93, एक बार ट्राई करिए, 93 ट्राई करिए। हेलो, बन गया। देखिए तो क्या था क्वेश्चन नंबर 93। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 93 है तो बिल्कुल सेम, लेकिन कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर दिया है क्वेश्चन काफ़ी आसान, और ये पहले जो अभी तक जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उनसे भी आसान है, लेकिन बस इसके ट्विस्ट को, इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बना लेंगे। देखिए क्या है, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो 10% के सबसे पहले फ्रैक्शन देखते हैं, 10% की सबसे पहले फ्रैक्शन देखते हैं। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10, 1/10 कमी की गई, मतलब 10 से कम होके कितना हो गया? 9 हो गया। पहला लाइन का मतलब समझ गए हैं? पहले लाइन का मतलब समझ गए हैं? अब क्या करेंगे? 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? इसके पुराने मूल्य पर लाने के लिए, तो पुराना मूल्य मतलब ओल्ड वैल्यू यही है ना, ये है न्यू वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या बोला कि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो नया मूल्य मतलब 9 में वृद्धि करनी होगी, पुराना में लाने के लिए तो मतलब 10 बनाने के लिए, तो 9 से 10 लाने के लिए कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। कितने से? कितना से वृद्धि कर रहे हैं? कितना से वृद्धि कर रहे हैं? 9 से, तो 1/9 लिखेंगे। कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं? तो इंटू 100, या 1/9 की वैल्यू हम जानते हैं 11.1/9% होता है। 1/9 की वैल्यू जानते हैं, 1/9 की प्रतिशत वैल्यू जानते हैं कि 11.1/9% होता है, ठीक ना? आंसर होगा। देखिए कितना आसान था कि नहीं था? सेकेंडों में बनने वाला, बिना पेन का बनने वाला, थिंक विदाउट इंक, सोचिए बिना इंक का सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग के सामने क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पेन उठाते हैं, दिमाग उठाए ना उठाए लेकिन पेन जरूर उठेगा। तो पहले दिमाग इस्तेमाल करिए, फिर पेन तो है अपना बाद में। मैं जानता हूं कि आप लोग कलम के जादूगर हैं, लेकिन कुछ देर के लिए कलम के जादूगर को सुला लीजिए और दिमाग के जादूगर को एक्टिवेट करिए। नहीं, ये अलग बात है कि कलम के जादूगर सो गए तो वतन के जादूगर वतन को बेच देंगे, लेकिन आज के डेट में तो यही हो गया है ना, पूरी तरह से आपकी जो मीडिया है वो तो सो ही गई है एक तरह से। एनीवे छोड़िए इन सारी बातों पे ना डिस्कस करते हुए हम लोग, पूरी सो गया है क्या? आइए 94 में क्या है? अच्छा देखिए 94 नंबर क्वेश्चन बताया हूं ना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूं ना आपको।
इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूं ना आपको, बताने की अभी जरूरत है या घर में बनाइएगा? बोलिए, कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए ना, बनाइएगा घर में, पूरा मेहनत करिएगा, नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा, ठीक ना? नहीं क्यों बनेगा? जब मैथ्स बनाने बैठिए तो सिंपल सा यही लॉजिक लाइए, नहीं क्यों बनेगा, 5 बार काटना पड़ेगा, 5 बार काटेंगे लेकिन बनाएंगे जरूर। और जब अपने से बना के देखिएगा ना, तब फिर उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होगी वो फिर कहीं नहीं होगी। आइए, अभी जो हमने क्वेश्चन बताया आपको 93 नंबर क्वेश्चन बताया, उसी का कंसेप्ट है 95 नंबर, केवल लैंग्वेज बदला है। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है 95, बस केवल लैंग्वेज बदल दिया है कि कोई तरल अपनी ठोस अवस्था, ये जानबूझ के थोड़ा कहानी बना दिया है, बाकी कंसेप्ट वही है। बना किसी से, कितना बताया आप? 4 होल 1/13, होप सो। बड़ी अच्छा अंग्रेजी बोल लेते हैं। डी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों सही हो, कोई एक ही सही होगा। सरकार बनने वाली है, जिसकी बहुमत ज़्यादा होगी वही अपनी बहुमत सिद्ध करेगा और प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए दावेदारी करेंगे, शपथ भी लेंगे। अब बहुमत सिद्ध होने में नीतीश जी का बहुत बड़ा रोल है। हमको तो भाई गृह मंत्री मिलेगा तब सपोर्ट करेंगे, उससे नीचे में कोई बात नहीं बनेगी। लगता है आप लोग पॉलिटिकल दुनिया से बहुत दूर हैं। ऐसा तो पिछली बार कई घटनाएं घटी है ना, प्रधानमंत्री बना है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री इसी मेथड से तो बने थे। एनीवे, छोड़िए, इतने ज़्यादा पॉलिटी और इतना मतलब वो पूरा आर्टिकल पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, उससे बढ़िया है कि हम मैथमेटिक्स से पढ़े तो ठीक है। हाँ, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/25। तो मतलब 25 से बढ़ के कितना हो गया? 26। तब बोला कि ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? फिर से पूछा, तब 26 से 25 होगा ना, फिर कमी होगा तो 26 से 25 होगा अपने वास्तविक स्टेज में आने के लिए। तो कितने की कमी? 1 की। कितना से? 26 से। तो 1/26 × 100 होगा, 13 दूना 26, तब 50 दूना 100 होगा, 13 तिया 39 और 1 40 और 10 50। तो यही ना हुआ 3.11/13, आंसर डी। होप सो। तेरे चौका 52 कभी नहीं होता है, वही बोल रहा है, 13 चौका 52 कभी नहीं होता है। गजब। हाँ, क्या बोले? हम लोग पहले जो लेते थे 25, ये इस ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज की बात किया जाता था। अब बोला कि हम पहले बढ़ा दिए, अब फिर घटा रहे हैं, तो अब आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अब एक्चुअल में बेस कहाँ है मेरा? 26 है ना, हम 26 से ना घटा रहे हैं, इसलिए हम 26 ले रहे हैं। वो लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि कब हम बढ़ा रहे हैं, कब घटा रहे हैं।
आपको भी कंफ्यूजन है इन बातों में? क्वेश्चन क्या है, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो इस लाइन का मतलब यही ना हो गया कि 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 25 से बढ़ के 26 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला लाइन को पढ़ेंगे, ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब ये है क्या, इसको पुनः यहां लाना है, कहां से, 26 से। यही बात ना बोला, ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में, पहले क्या हुआ कि तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है, तो ये तरल 25 लीटर था, जब ठोस हुआ तो यह क्या हो गया 26, मतलब इसकी आयतन की बात हो रही है, लीटर में नहीं बोल सकते, लेकिन ये 25 यूनिट का था। अब जैसे ही ठोस बना तो 26 यूनिट का हो गया। अब 26 यूनिट का हो गया, लेकिन इसके बाद में फिर क्या किए कि इसको हीट वगैरह टेम्परेचर वगैरह देके फिर से इसको हम पिघला दिए। तो पिघलाएंगे तो फिर तो इसी अवस्था में लौटेगा, तो फिर इस अवस्था में लौटेगा तो इसका 1 यूनिट कम होगा। तो 1 यूनिट कम होगा तो कितना से कम होगा, अब तो यहाँ 26 ना है तो 1/26 इसलिए लेंगे। यही बात बताए थे 93 नंबर क्वेश्चन में, सेम था 93 नंबर। क्या तेरे चौका बाउंड नहीं होता है? नाइन्टी 95 के बाद आइए 96। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन 96 आपके एग्जाम के लिए भी आई, नोट कर लीजिए। ये जो कंसेप्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आपके एग्जाम के लिए, VVI कंसेप्ट होगा आपके लिए। 96 कंसेप्ट तो सेम होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। यही क्वेश्चन सेम रहेगा डिजिट के साथ भी एग्जाम में। क्या? बिल्कुल यही क्वेश्चन सेम होगा एग्जाम में आपके। कहीं आ गया सेम क्वेश्चन तो हो गया, अगले दिन मेरे घर में छापा ना पड़ जाए कि आपको कैसे पता था पहले ही से। मैं बता दूं, समझिए। अब आपका समय भी समाप्त हो रहा है, मतलब क्लास का समय, अभी आपका समय है। यदि खाद्य सामग्री की कीमत 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। पहले हम डे टू डे लाइफ से समझते हैं कि हम लोग अपने घर में क्या करते हैं। मान लीजिए कि चीनी खरीद के लाते हैं या चावल खरीद के लाते हैं, 1 महीने चावल यूज करते हैं, अगली बार जब दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि चावल की प्राइस बढ़ गई है, तो आप क्या कहेंगे, या चीनी की प्राइस बढ़ गई है, तो आप कहेंगे कि पहले हमको जितना चीनी देते थे, जितने पैसे का चीनी देते थे उतना ही पैसे का चीनी अब भी दीजिए। हमारे प्राइस में कोई भी चेंजेज, मतलब खर्चे में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। अगर पहले हम 1000 रुपये का चावल खरीदते थे या 1000 रुपये की चीनी खरीदते थे तो इस महीने भी 1000 रुपये की ही चीनी खरीदेंगे, भले ही चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम क्यों ना दी जाए। बात समझ पा रहे हैं इसको? चीनी की क्वांटिटी कम क्यों न दी जाए। तो दुकानदार बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेता है, उसको आपको और बहुत अधिक कैलकुलेशन करके समझाने की ज़रूरत नहीं होती है कि पहले आप 10 केजी चीनी दिए थे तो अब 9 केजी दीजिए। ऐसा कहने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, आपको सिर्फ ये कहने की ज़रूरत होती है कि प्राइस बढ़ गया तो बढ़ने दीजिए। पहले भी हम 1000 का चीनी ले जाते थे तो इस बार भी हम 1000 का ही ले जाएंगे, अब जितना क्वान्टिटी आपको देना है उतना दे दीजिए। होता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि 10 रुपये लेके जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि हमको 10 रुपये का ही चीनी दीजिए, तो वह 10 रुपये का चीनी तुरंत आपको पेपर में रैप करके दे देता है।
तो चूंकि दुकानदार के पास डे टू डे लाइफ का ये आइडिया होता है, उसके पास तुरंत इन चीज़ों का मतलब कैलकुलेशन होता है, नॉलेज इतना ज़्यादा होता है, चूंकि वो एक्सपर्ट हो चुका होता है इन काम को करते करते, तो बहुत ज़्यादा उसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आज के बाद वो भी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी आसानी से अभी तुरंत ये आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या बोला कि 10% बढ़ जाए, खाद्य सामग्री में 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। हमको बनाना होता तो अभी तो हम बन गया होता, मुझे बनाना होता तो अभी बन गया है, खत्म है इसका। लेकिन चूंकि आपको कंसेप्ट भी समझाना है इसलिए थोड़ी सी बात कर रहा हूं। पहले मैं बता ही देता हूं बना के कि 10% बढ़ा था, फ्रैक्शन कितना 1/10, मतलब 10 रुपया से बढ़ के 11 रुपया हो गया नहीं। एंड वी नो दैट कि प्राइस एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसलिए अब क्या करना है, 11 रुपया से घटा के 10 रुपया कर देना है। कितना घटा, कितना से 11 से, तो 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब क्या होता है 9.1/11%, या इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो 100/11, और 100/11 की वैल्यू क्या होगी 9.1/11% होगी। आंसर हो गया खत्म। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, बोलिए समझे या ना समझे क्या? इसके लिए बहुत फॉर्मूला पढ़ाता है, पढ़िएगा क्या फॉर्मूला? नहीं, जोरदार अपोज हो रहा है कि नहीं पढ़ेंगे। तो मिल रहा है ना? अच्छा, इसके पहले ऐसा कौन सा सवाल था जो बिना पेन का ना बनेगा? सारे क्वेश्चन बिना पेन के ही तो बने। आइए अब देखते हैं, हम लोग इसके कंसेप्ट पे कुछ बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। समझिएगा, दो बातें हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, हिंदी में भी लिख दूंगा, इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस की मतलब हो गई क्या, मूल्य या कीमत, इनटू क्वांटिटी की हिंदी क्या हो गई, मात्रा, केजी नहीं। और फिर दूसरी बात क्या हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो भी होंगे वो कुल खर्चे, कुल खर्च होगा ऐसा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप कोई भी सामान 10 रुपए पर केजी खरीदते हैं, इसकी प्राइस है 10 रुपए पर केजी, तो मात्रा अगर मान लीजिए आपने 10 केजी खरीदा तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हो जाएगा, 100 रुपया का। टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हो जाएगा, 100 रुपए का। अब कहीं भी देखेंगे कि अगर आप मूल्य को बढ़ाएंगे, हमको किसको कांस्टेंट रखना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है। बोला था ना कि खर्च पर कोई असर ना पड़े, मतलब हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये बातें आएंगी कि हम किसको कांस्टेंट करेंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करेंगे। तो इस 100 को हमको कांस्टेंट करना है कि खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो अब एक बात समझिए कि प्राइस बढ़ेगा, किसी भी चीज का प्राइस जब बढ़ेगा, अगर मान लीजिए ये 10 रुपए पर केजी था, हम 10 केजी खरीद रहे थे, अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है 20 रुपए पर केजी हो जाती है, अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है 20 रुपए पर केजी हो जाती है, 20 रुपए पर केजी यह प्राइस हो गया बढ़कर, तो कितना केजी सामान खरीद पाएंगे हम, कितना केजी सामान खरीद पाएंगे, 5 केजी, तब भी हमारा कितना रुपया, 100 रुपया होगा ऐसा। और फिर यदि हम प्राइस में कुछ और चेंजेज कर देते हैं, ये वाला कलर दिखेगा कि नहीं, अगर इस 10 रुपए पर केजी की जगह प्राइस घट जाता है, प्राइस को घटा देते हैं, तो 10 की जगह हम कर देते हैं 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी, तो हमको कितना केजी सामान मिलेगा, 20 केजी मिलेगा। और टोटल प्राइस कितने होंगे, 100 रुपीज, क्योंकि ये तीनों जगह हमको क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था। हमारा खर्च पूरे मंथली एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े, तो मंथली एक्सपेंडिचर को हमने 100 फिक्स कर दिया। अब मुझे 2-3 बातें क्या क्या समझ में आई कि यदि प्राइस में वृद्धि होगी, यदि प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो जो क्वांटिटी होगी वह डिक्रीज होगा, यदि प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी
डिक्रीज होगा। प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। बोलिए डे टू डे लाइफ की घटना है ना, ये घर में यही बात होती है ना। और यदि प्राइस कमेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। नहीं, सब्जी खरीदने जाते हैं, परवल 80 रुपये के जी, तब बोलते हैं कि 250 ग्राम दे दो। और जब परवल हो जाता है 30 रुपये 20 रुपये के जी, तो 20 रुपये में 1 केजी ले लेते हैं। तो कंसेप्ट यही ना चेंज होता है वहां पर। भले ही आप मैथमेटिक्स का यूज वहां नहीं करते हैं कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ये चीजें नहीं सोचते हैं आप, लेकिन इतना तो करते हैं जरूर कि जैसे ही कम, अच्छा ठीक है अभी तो सस्ता हो गया है, थोड़ा ज़्यादा परचेज कर लेंगे। नहीं, आइए बगल में बोल रहे हैं कि सर परवल में नहीं ना सोचते हैं, चिकन में सोचते हैं कि जब चिकन थोड़ा ज़्यादा महंगा तो थोड़ा कम खरीदाएगा। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं लोग आपको। एनीवे, मतलब क्या आपने समझ पाया? ये देखिए कंप्लीटली दो बातें होती है। जब आप रेशियो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ दो टर्म निकल के आता है। एक टर्म होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और दूसरा टर्म होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यह जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर पहला टर्म बढ़ेगा तो दूसरा टर्म भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, पहला टर्म बढ़े तो दूसरा टर्म भी बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि यदि फर्स्ट टर्म बढ़े तो दूसरा टर्म घटेगा। पहला टर्म को बढ़ा दिए तो दूसरा टर्म घट गया, पहला टर्म यदि घटेगा तो दूसरा टर्म बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्त कर्मानुपाती विचरण कहते हैं। यह व्युत्त कर्मानुपाती होता है, ठीक ना। देखिए इसको याद रखने के लिए डे टू डे लाइफ से फिर कोरिलेट करिए। क्या होता है जब आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो दोस्ती में क्या होता है, अगर आपका दोस्त खुश हुआ तो आप भी खुश हो जाते हैं। दोस्त अगर खुश हुआ तो आप भी काफी खुश हो गए। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। और अगर आपका दोस्त किसी बात से दुखी होता है, नाराज होता है, तो आप भी दुखी में हो जाते हैं। उसके साथ प्रॉब्लम में आता है दोस्त, तो उसको सहानुभूति देते हैं, सिंपैथी इम्पैथी जो कह लीजिए, सब उसके साथ होता है। इम्पैथी समझते हैं ना? अच्छा नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए। अगर दोस्ती के बाद फिर क्या होता है, दुश्मनी होता है। जब तक दोस्ती नहीं होगी दुश्मनी पॉसिबल नहीं है। हर दुश्मनी के पीछे का कारण यही होता है कि पहले दोस्ती होती है। तो दुश्मनी हो गई, अब दुश्मनी में क्या होगा, अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ है इसको, ठीक है, दो चार हाथ और देता तो ठीक रहता, बहुत तेज बनता था। तो दुश्मनी के बाद क्या होगा कि अगर आप खुश होंगे तो आपका दुश्मन दुखी होगा, अगर आप दुखी होंगे तो दुश्मन खुश होगा। नहीं, तो ये है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दुश्मनी वाला कंडीशन। मतलब इसको और अच्छे तरीके से समझना है ना, तो सिंपल समझ लीजिए कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो ब्रेकअप के पहले वाला कंडीशन होता है, और जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो ब्रेकअप के बाद वाला कंडीशन होता है। तो ठीक ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख लो, समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ, नहीं ये बगल में क्या बोल रहा था हम सुन लिए, तुम नहीं सुने, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन पढ़ने आता है ना ठीक है। तो ये रहा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ये। तो आप एक लाइन लिख लेंगे कि प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हिंदी में भी बोल देना, क्या होगा, पर लिखा हुआ है, मूल्य तथा मात्रा दोनों एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। मूल्य तथा मात्रा दोनों एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। मूल्य तथा मात्रा दोनों एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। मूल्य तथा मात्रा दोनों एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। मूल्य तथा मात्रा दोनों एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। मूल्य तथा मात्रा दोनों एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। अब देखिए यहां क्या कंडीशन बनी, इस बात को अब आप समझेंगे। मूल्य तथा मात्रा दोनों एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। तो ये जो 10% की बात की जा रही है, यह जो 10% की बात की जा रही है, देखिएगा, यदि खाद्य सामग्री की कीमत 10% बढ़ जाए, किसकी बात कर रही है, कीमत की। किसकी बात की जा रही है, कीमत की। तो कीमत 10% बढ़ जाए, मतलब 10% बढ़ने का मतलब क्या, 1/10, 10 रुपया से बढ़ के कितना रुपया हो जाए,
11 रुपया। तो ये कीमत की बात कर रहा है और अब हम मात्रा की बात करेंगे। तो हमने बोला था ना कि कीमत और मात्रा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती क्या 11:10 हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, उलट दिए तो 11:10 हो गया। अब 11 से घटा के 10 कितना घटा, कितना से 11 से, तो 1/11 की वैल्यू कितनी 9.1/11। कंसेप्ट पता रहेगा तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। आइए हम लोग फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप आगे देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन भी सेम होगा। 97 बिल्कुल सेम है, घर से बनाइएगा। 97 घर से बना के लाइएगा। 98 बिल्कुल सेम है, घर से बनाइएगा। 99 घर से बनाइएगा। 99 तक घर से बनाइएगा, 100 तक बनाइएगा। ठीक है, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए, बाहर मत निकलिएगा, धूप बहुत है, लू लग जाएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।